after a threshold stimulus of minus 65 millivolt. Minus 65 है या minus 55 है? Minus 55. चलो, for a neuron whose resting membrane potential is minus 70. চলো অনিক কুমার কি খবর? হ্যাঁ এসেছি। হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ পাঠিয়ে দিন কিভাবে যাবে? ব্যাস ক্যাব বুক করে চলে যাও। পড়াশোনা কি হলো অভিনন্দন, কি খবর? ভালো পড়েছিস টি শার্ট নাকি ওই কালোটাই পরে এসেছিস? আজকে অন্য? ও তুই কি যখন যাস তখন কি এটা খুলে তারপর যাস ব্যাগে ঢুকিয়ে? এটা পরেই যাস? ও আমি ভাবলাম বোধ দেখতে পছন্দ করে কেউ, বোধ কেউ দেখতে পছন্দ। ও ठीक है चलो शुरू करें। तुम लोग का एग्जाम कब है बेटा? 11 दिसंबर। आज कौन तारीख है? क्या सिलेबस है? अप टू गैमेटोजेनेसिस। মানে ফিমেলটা পড়াতে হবে। 11 তারিখ না? ঠিক আছে তোকে বলে দেবো একটা পড়া। কি এই পড়ে তোমার পড়াবো একটা সেট করতে দিতে সুবিধা হয় না, আমি 3 দিন তোকে পাঠাতে হবে, গুলিয়ে যাবে। ও बाजे का तो बोला कि भुवनेश्वर कैसा है? बढ़िया पढ़ाई कर रहा है अभी? मोर देन 1 सब्जेक्ट कर रहा है रोज? 4 नहीं करो, 3 करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 मैनेज हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 करने से भी चल जाएगा काम, बड़ी बात नहीं। ऑल्टरनेटिवली करो, फिजिक्स केमिस्ट्री रेगुलर, बायोलॉजी बॉटनी ऑल्टरनेटिव में करो, तो हर रोज 3 सब्जेक्ट तो करना ही पड़ेगा। और पुराना चीज भी रिवीजन, ये एक आदत डाल लो कि पुराना चीज को रिवीजन करना है, क्योंकि नया कोई भी चीज पढ़ते हो उससे भी इंपॉर्टेंट है पुराना चीज ना भूलना, because everyone has a tendency to forget the things that have already been discussed, right? So you should work hard in order not to forget those. समझे ना? क्या हरीश मैडम समझ में आया? चलो शुरू करी। तो हाँ, तो ग्लैंड्स है ना, ये which are secondary male reproductive organs, बताया ना? तो उसमें आएगा all these things। मार्कर नहीं तो मार्कर्स ब्रश बन जाता है, हालांकि मैं तो पूरा हल्का लिखता हूं। एनीवे चलो, हाँ नंबर 1 it is the prostate na seminal vesicles। number 1 it is the seminal vesicles। number 1 it is the seminal vesicle, next it will be prostate। so seminal vesicles which is paired है ना, prostate single and Cowper's gland acta क्लास से निकाल देंगे। तो सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, काउपर्स। तो सेमिनल वेसिकल्स में बेसिकली सेमिनल वेसिकल्स प्रोड्यूस, इसका जो सिंथेसिस है, द सिंथेसिस ऑफ सेमिनल वेसिकल, द सिंथेसिस ऑफ सेमिनल वेसिकल इज सेमिनल प्लाज्मा। इसका सिंथेसिस जो है सेमिनल प्लाज्मा है ना। हाँ सेमिनल प्लाज्मा। अब देख सेमिनल वेसिकल्स में क्या क्या सिक्रीशन होंगे। सबसे पहली बात तो ये है, सेमिनल वेसिकल सिक्रीट एन एंजाइम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सीमेन का कंपोजिशन है फ्रुक्टोज, जिंक फॉस्फेट, एनसीईआरटी में नहीं है। प्रोस्टाग्लैंडिन, एक्चुअली PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन का एक स्पेशल वेराइटी E2। तो प्रोस्टाग्लैंडिन
PGE2, तो तुम लोग सिर्फ PG पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके साथ कैल्शियम आयंस, उसके साथ सर्टेन एंजाइम्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो सर्टेन एंजाइम में आएगा कोआगुलेज, कोआगुलेज, ठीक। नाउ अच्छा, इसके साथ विटामिन ई है ना, इसके साथ विटामिन ई। When I am talking of the secretion of prostate, तो prostate का secretion, that is the prostatic fluid. Now this prostatic fluid, इसका जो composition है, इसमें क्या होंगे? Prostaglandin, prostaglandin, इसके साथ प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम प्रोस्टाग्लैंडिन इसीलिए है बिकॉज इट वाज फर्स्ट एलुसिडेटेड फ्रॉम द ह्यूमन प्रोस्टेट, इसीलिए उसका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है ना। अब ये देख, ये प्रोस्टेट का जो कंपोजिशन है, इसमें इंपॉर्टेंट कंपोजिशन में आएगा प्रोफिब्रिनोलाइसिन, प्रोफिब्रिनोलाइसिन, है ना। तो प्रोफिब्रिनोलाइसिन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। हाँ, प्रोफिब्रिनोलाइसिन ये हो गया। और इसका नेचर है एल्कालाइन, ये आपके मॉड्यूल में एल्कालाइन लिखा हुआ है, इसको लेके कंट्रोवर्सी है, तो एनीवे आपके मॉड्यूल में दिस इज रिटन एज एल्कालाइन, ठीक है, एल्कालाइन सिक्रीशन। कॉर्पस ग्लैंड के बारे में बात करोगे तो कॉर्पस ग्लैंड, इसका जो सिक्रीशन है दैट इज एल्कालाइन, अगेन एल्कालाइन एंड कॉर्पस ग्लैंड। अच्छा, प्रोस्टेट का फंक्शन एक साथ पढ़ाएंगे तीनों का। एंड इट न्यूट्रलाइजेस, इसका दो फंक्शन है, नंबर वन न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक नेचर, न्यूट्रलाइज पहला फंक्शन है, न्यूट्रलाइजेस पहला फंक्शन, एनी ट्रेस ऑफ यूरिन प्रेजेंट इन द यूरेथ्रा, एनी ट्रेस ऑफ यूरिन प्रेजेंट इन द यूरेथ्रा, इट न्यूट्रलाइजेस एनी ट्रेस ऑफ यूरिन प्रेजेंट इन द यूरेथ्रा, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। समझ में आया? ये पहला फंक्शन है। हालांकि एनसीईआरटी आपके मॉड्यूल्स लिखता है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को अल्कलाइन बनाना, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करना पहला काम है, लेकिन नहीं, पहला काम है इन केस ऑफ मेल, कॉर्पस ग्लैंड रिप्रेजेंट इन मेल ओनली, माने एज कॉर्पस ग्लैंड का नाम जब यूज होता है तो वो मेल का है। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल ओनली, तो प्रेजेंट इन मेल्स ओनली। तो जनरली क्या है, कॉर्पस ग्लैंड का जब फंक्शन देखते हो आप, पहला फंक्शन ही कहा जाता है दैट इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक नेचर ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, बट पहला फंक्शन है to neutralize any trace of urine present in the urethra, because in case of male the urethra is a urinogenital structure, because उसमें यूरिन और स्पर्म दोनों निकलता है। लेकिन अगर यूरिन एसिडिक नेचर है और उसी से स्पर्म निकलेगा, उस दौरान क्या होगा, the sperm will face an hostile environment, the sperm will face a hostile environment। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले वो एसिडिक नेचर ऑफ द यूरिन को अल्कलाइन कंडीशन करवाएगा या न्यूट्रलाइज करवाएगा, so that the sperm does not get exposed, or the sperm does not get exposed to the acidic environment। বুঝতে পারলে? তো ওইটার জন্য the first function is to neutralize any trace of urine present in the urethra. Number 2, neutralize the acidic nature of the female genital tract, acidic nature of the female genital tract। अच्छी बात है। अब इस दौरान माय डियर स्टूडेंट्स, ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का जब एसिडिक नेचर को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, पहली बात आपको एक चीज और समझना है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट व्हाई इज एसिडिक इन नेचर, दैट मींस द वेजाइना, है ना, ये एसिडिक इन नेचर क्यों होगा? वेजाइना इज एसिडिक, व्हाई एसिडिक इन नेचर, इन नेचर व्हाई? इसका रीजन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियाज। कुछ बैक्टीरिया उधर रहता है, उसमें कन्वेंशनल बैक्टीरिया जो है दैट इज लैब के बारे में तो आपको पता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, और दो बैक्टीरिया इधर रहता है, उसके नाम आप भूल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक का नाम है क्लोस्ट्रीडियम वेल्साई, क्लोस्ट्रीडियम वेल्साई, CHI वेल्साई, एंड नंबर 3 डॉडरलिन्स बैसिली, डॉडरलिन्स बैसिली। तो ये है अल्टीमेटली, लेकिन लैब इज द important bacteria which is present in the female genital tract that renders it acidic। समझे ना? तो ये एक याद रखिएगा। लैब अपना सिलेबस का है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में लैब के बहुत डिस्कशंस है, इसीलिए लैब को याद रखना जरूरी है, बाकी अब भूल भी सकते हो, समझे ना? तो दिस इज कॉर्पस ग्लैंड। अब क्या होता है बेटा, देखिए एक चीज आपको समझना है, एक सीक्वेंस पढ़ना है। सपोज
This is the vagina, vulva. So here the sperm is inseminated, right? Here the semen is inseminated. That is coitus or insemination holo. So as soon as the coitus happens here, my dear students, तो coitus जैसे ही होता है, देखिए, during coitus, the sperm along with the semen is inseminated in the vagina. है तो अब क्या होता है, ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ द वजाइना, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, सीमेन का जो कोआगुलेज है, दैट फॉर्म्स अ कोआगुलेशन, दैट फॉर्म्स अ कोआगुलम. सो क्या है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, the coagulase enzyme coagulates the semen to form the coagulum. तो कोआगुलम बना के ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा स्पर्म को, so that it do not get digested in the acidic nature, they do not get destroyed or they do not die in the acidic nature. तो क्या होगा, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा. तो कोआगुलम का फंक्शन समझ में आ गया, कोआगुलेस का फंक्शन समझ में आ गया. कोआगुलेस कहां है, सीमेन में है. ये जो मैंने करा, कोआगुलेस का फंक्शन समझ में आ गया आपको. अब इसके बाद देखिए, ये ऐसे कोआगुलम बनके इन द वजाइना कितना देर तक रहेगा, 5 मिनट्स. तो इट विल टेक 5 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स रहेगा इन द कोआगुलेटेड फॉर्म. इन द कोआगुलेटेड फॉर्म ये कितना देर रहेगा, 5 मिनट. तब तक क्या होगा, तब तक काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ वजाइना. तो ये जो 5 मिनट है ना, इन दिस टाइम, बाय दिस टाइम द secretion of the Cowper's gland, the secretions of the Cowper's gland, CG, Cowper's glands neutralizes the acidic nature of the vagina. The acidic nature of vagina. समझे ना? By that time it neutralizes the acidic nature of vagina. 5 मिनट लग गया. कहाँ एंड हो गया? हाँ बोल. হ্যাঁ ভাগ্যলোক কি বল? এন্ড কেন, আমি যে আমাকে দেখতে পাচ্ছি? কিন্তু আমি দেখছি সৌরভ ভট্টাচার্য লেখা. আচ্ছা দাঁড়া দেখছি. দেখছি তুই আছিস নি কেন ক্লাসে? তা তো হবেই, তোর শরীর আবার ছবি, শুধু পড়াশোনার ছবি লাগা, বই খাতা নিয়ে, প্লেট আর চামচ নিয়ে ছবি লাগাস না. ঠিক আছে, তাহলে হসপিটালাইজ করে দাও. তাহলে ওকে হসপিটালাইজ করে দাও, মানে কাছাকাছি কোথাও গিয়ে. আচ্ছা নেট ওটা কেটে গেছে, ক্লাসটা বন্ধ হয়ে গেছে. কি বলছো? ওর বাবা কোথায় থাকে? ওআরএস খাইস? ইয়ে করে দাও, এতটা ইয়ে করে দাও, তলা ইয়ে ডেটটা ডাউন রাখো. ইয়ে টাংফল জাগিয়ে টাংফল
मोहित सर इसको देखो अगर जरूरत है तो इसमें adjust कर दो। नहीं तो उत्सव सर को लेके इसको उधर पहुंचा दो। उत्सव স্যার আমার মনে হয় যে ও একটু স্টেবল হলে তুমি ওই ছেলেটা তুমি ওকেও নিয়ে নাও, মোহিত স্যারের গাড়িতে গিয়ে ওখানে ড্রপ করে দিও, সেটাই করো, তুমি যাও, ঠিক আছে? কেন ফিজিক্যাল যোগ ইয়ে করে তাহলে ওখানে গিয়ে তারপর কোথাও ভর্তি করতে হলে করে দেবে, করে দিস। কে আছে দেখি তোমার ওখানে, কে কে জানো না? ম্যাডাম আছেন? ম্যাডাম কি ক্লাসে আছেন না আছে? ম্যাডাম তো নেই। ম্যাম কি এসছেন দেখো? এটা এক সেকেন্ড আমি আসছি, হ্যাঁ একটু বাচ্চা অসুস্থ হয়েছে একটু।
अच्छा, दिस इज कॉल्ड कोआगुलम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुन लो क्या। हाँ हाँ, मेरा म्यूट था इसीलिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द कोआगुलम। ये कोआगुलम 5 मिनट तक रहेगा, और 5 मिनट के बाद व्हाट विल हैपन, तब तक द सिक्रेशन ऑफ द कॉपर्स ग्लैंड विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, एंड देयर आफ्टर द कोआगुलम विल बी ब्रोकन। तब क्या होगा, प्रोस्टेट का जो प्रोफिब्रिनोलाइसिन है, दिस विल कन्वर्ट इनटू फिब्रिनोलाइसिन, एंड दैट विल ब्रेक द कोआगुलम एंड द स्पर्म्स आर सेट फ्री। तो तीनों ग्लैंड्स का जो ये है सिक्रेशंस है, दैट विल complement one another, that is very important। तो complement, one will complement the other, ठीक है। तो sperm, ये तीनों glands का secretion is are complementing one another, that is it। তো এখানে glands এর আমরা এইটাই পড়বো। and thereafter what to study, thereafter we need to study one thing, that is you come to the discussion of you come to the discussion of this thing, your external male genitalia। एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया ये पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो ये बन गया आपका ग्लैंड्स का फंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया हैपेंस टू बी पेनिस, राइट। तो पहले एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया हैपेंस टू बी द पेनिस। अब इसके बारे में अगर बात करनी है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, इसके लेयर्स के बारे में बात करनी होगी। तो सबसे पहले दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। अब देखिए आउटर मोस्ट लेयर, इसका एक कवरिंग है। दिस कवरिंग इज द आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, दैट इज कॉल्ड द प्रेप्यूस और द फोरस्किन, दैट इज कॉल्ड द प्रेप्यूस। प्रेप्यूस इज ऑल्सो कॉल्ड द फोरस्किन, ठीक। एंड देन this is the excellent। अगर ये ओपनिंग है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, एंड हियर गोज द स्ट्रक्चर्स, एंड दिस इज द फोरस्किन, ठीक है। तो हियर गोज द फोरस्किन, द प्रेप्यूस, दिस वन, এটা হচ্ছে यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा, दिस इज द कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। नाउ दिस वन इज द कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, दिस इज द कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, और इसी कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम का एक बल्ब्यूलर प्रोजेक्शन इज द ग्लैंस पेनिस। दिस इज द बल्ब्यूलर प्रोजेक्शन ऑफ corpora spongiosum, of the corpora spongiosum called glans penis, and this glans penis is homologous to the clitoris of female। तो that is homologous to the clitoris of female, इसके बारे में भी पिछले दिन मैंने बात किया था। so that is homologous to the clitoris of female, right। तो इसी का बल्ब्यूलर प्रोजेक्शन इज द ग्लैंस पेनिस, हो गया। एंड दिस प्रेप्यूस और फोरस्किन, दे also contain some glands which secrete some fatty substance called smegma, ठीक है। हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन भी लुब्रिकेशन में कंट्रीब्यूट करता है, ये बताना भूल गया। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, है ना, ये भूल गया। अच्छा, तो स्मेग्मा, दिस इज द फैटी सब्सटेंस दैट इज रिलीज्ड। द ग्लैंड इज कॉल्ड टाइसॉन्स ग्लैंड। द ग्लैंड का नाम है टाइसॉन्स ग्लैंड, समझे ना।
So the gland is called the Tyson's gland. उसका जो secretion है, that is a lipid secretion that actually lubricates and creates a waxy appearance, waxy covering on the surface of the gland's penis. समझे ना? So that is the secretion from the gland, which is called the Tyson's gland, and the secretion is called this smegma, which is a fatty substance. Got it? And lubricate, टोटल सबका स्ट्रक्चर का सिक्रेशन ही लुब्रिकेट करता है. काउपस भी लुब्रिकेट करता है. सही बात है, काउपस भी लुब्रिकेट करता है. ये भी मिस हो गया था. दिस ऑल्सो लुब्रिकेट्स. मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है काउपस ग्लैंड भी लुब्रिकेशन में कंट्रीब्यूट करता है. प्रोस्टेट ग्लैंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू लुब्रिकेशन. काउपस हो गया, प्रोस्टेट हो गया, दोनों ही लुब्रिकेशन में कंट्रीब्यूट करता है. करेक्ट. अच्छा, क्या कहा मैंने? तो ये जो एक्सपेंडेड बल्बुलर पोर्शन है, ग्लैंस पेनिस हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो गया, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम हो गया, प्रेप्यूस हो गया, विच इज आल्सो कॉल्ड द फोरस्किन, उसका सिक्रेशन स्मेग्मा, टाइसन्स ग्लैंड. अच्छी बात है. अब देयर इज अ सर्जिकल मैनूवर टू रिमूव अ पार्ट ऑफ द प्रेप्यूस और द फोरस्किन, है ना. दिस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस दैट इज डन, है ना. दैट कंडीशन इज दैट इज कॉल्ड सर्कमसिशन. समटाइम्स इट इज डन. सो surgical maneuver, a surgical process by intervention is sometimes done. जो अगर ये ब्लॉक हो जाता है ना, अगर यूरेथ्रा को ब्लॉक करके रखता है, then we use that process. So it's sometimes done to cut a part of the prepuce. That is called circumcision. SCISSION. Circumcision. ठीक है. So generally क्या होता है, अगर ये ब्लॉक कर देता है ओपनिंग को, तो बच्चा आफ्टर बर्थ क्या है, यूरिनेशन करने में दिक्कत होता है. ठीक है ना. So in that condition, that नाम आ जाए मने पड़ছে ना এখন, तो phimosis, that is called phimosis. तो फाइमोसिस और या तो पैराफाइमोसिस, दो कंडीशन होता है जिसमें ये प्रेप्यूस क्या करता है, एकदम इसको ब्लॉक करके रखता है. एंड इन दैट कंडीशन व्हाट हैपेंस, यूरिनेशन बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द न्यूबॉर्न. तो उस कंडीशन में वो करना एक साइंटिफिक प्रोसेस है. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड सर्कमसिशन. और यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा का दिस इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस. तो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस. আরেকটা কথা বলার আছে, द यूरेथ्रा इज अ यूरिनोजेनिटल स्ट्रक्चर ऑर्गन इन केस ऑफ मेल. Urinogenital organ in male. अच्छा, one more thing. Chemical coordination integration में यूरेथ्रा को secondary male reproductive organ लिखा गया है. Why? Because it's a urinogenital structure. उसमें sperm भी निकलता है. याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया assertion reasoning में, why urethra is included as a male secondary male reproductive organ, इसका आंसर होगा urethra in case of male is a urinogenital structure. हाँ? Urinogenital organ, that means it releases sperm as well as urine. So since sperms are released to urethra, therefore it is called a secondary male reproductive organ. समझ में आ गया? तो ये assertion reasoning याद रखिएगा. तो ये हो गया, this is the structure of the external the penis. And इसी के हवाले से हम लोग और एक चीज पढ़ेंगे my dear, that is the concept of erection. That is the concept of erection. So erection during the sexual stimulus of the libido. So during the sexual stimulus, libido, what happens is there is a secretion of a neurotransmitter. एक neurotransmitter release होता है जिसका नाम है acetylcholine. Neurotransmitter is released. ठीक है. तो acetylcholine neurotransmitter is released. And this माने न्यूरल सिग्नल आएगा, तो न्यूरल सिग्नल से एक्सॉन टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन. दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल स्प्लिट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कोलिन, एंड दिस कोलिन विल स्प्लिट इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड. ये कोलिन टूट के नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ वैसोडाइलेटर. इट इज ए वैसोडाइलेटर. और ये वैसोडाइलेटर नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, इट विल रिजल्ट इन द डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स. और डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स होने से क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, एंड देयरफॉर इरेक्शन माने हार्डनिंग ऑफ द कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम. तो डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, followed by increased
flow of blood followed by engorgement of the erectile tissue of corpora spongiosum. Corpora spongiosum. Erectile tissue वो engorgement हो जाएगा and therefore hardening of the erectile tissue. Therefore hardening of corpora spongiosum, है ना? And this is what is called erection. This is what is called erection. Now, important question for the exam. ये जो erection है, this mechanism is a sympathetic stimulus, or a parasympathetic stimulus? And the answer is erection is a parasympathetic stimulus. Why? Because vasodilatation is involved. So जहां भी vasodilatation है, since vasodilatation is required for the increased blood flow, therefore erection is a parasympathetic phenomena, because parasympathetic phenomena, erection is a parasympathetic phenomena, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक मेथड में क्या होता है, वैसोडाइलेटेशन होता है. तो पैरासिम्पैथेटिक फेनोमेना में क्या होता है, वैसोडाइलेटेशन होता है. सो इरेक्शन इज अ पैरासिम्पैथेटिक फेनोमेना एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाने के लिए वैसोडाइलेटेशन इज इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर एनगॉर्जमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स. राइट? तो इट्स अ पैरासिम्पैथेटिक फेनोमेना. और फेलियर ऑफ पेनाइल इरेक्शन इज कॉल्ड इम्पोटेंस. फेलियर ऑफ पेनाइल इरेक्शन is called impotence. देखिए, डन. फेलियर ऑफ पेनाइल इरेक्शन इज कॉल्ड इम्पोर्टेंस. নিয়ে চলে গেছে, নিয়ে গেছে. কে কে গেল? মোহিত স্যার বেরিয়েছে? মোহিত স্যার গেছে তো? ঠিক আছে. इज इट ओके? ये जो करा मैंने, ध्यान से देख, निपटा जल्दी. लेगा फोटो भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जा. সব এখন অসুস্থ চারিদিকে. খাওয়া দাওয়া করবে না, খেতে হবে. ওই যে ওকে যায় মাসে 25 দিন অসুস্থ, 5 দিন সুস্থ, তাই না? 25:5, মানে 5:1 রেশিওতে চলছে. ভাগ্যলক্ষ্মী 28 দিন অসুস্থ, 2 दिन সুস্থ. ताई तो रे भाग्यलक्ष्मी. अच्छा, भाग्यलक्ष्मी का नाम है भाग्यश्री सहारन. अच्छा, तेरा टाइटल सहारन है, अच्छी बात है. हाँ, এখন देखते পেলাম. तेरा नाम भाग्यश्री है, लेकिन मैंने भाग्यलक्ष्मी नाम अच्छा दिया तेरा. मैं तो ऐसा नाम देता ही रहता हूँ. बोलो रे, की করছিস তোরা? जल्दी निपटा. फोटो वोटो खींच के ग्रुप में डाल दे.
बोल बोल। समझ में नहीं आया। हाँ फिब्रिनोल, हाँ। तो अल्टीमेटली ওখানে কোয়াগুলেট হিসেবে থেকে যাবে, the sperms will not be set free। अगर sperm set free नहीं होता है then finally it cannot fertilize the ovum। हो गया। समझ में आया? अगर कोआगुलेट करके रह गया तो कैसे स्पर्म फ्री होगा? तो स्पर्म को फ्री होना है ना, टू इन ऑर्डर टू असेंड थ्रू द यूट्रस। अरे आफ्टर 5 मिनट्स वो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर किसी में होता है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू लगाना है, इसीलिए 5 मिनट्स। हो गया? बताओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट में भी पीजीओटी, प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत सारे टाइप्स है। PGE2 is one of the type of prostaglandin which is a vasoconstrictor। समझे ना? I told you this before as well, जब मैं inflammatory chemicals के बारे में बात करता था। I've told you about this। डन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, राइट? उसको करेंगे और फिर स्पर्म्स को रिलेटेड कुछ टर्म्स है, उस टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? 7 टर्म्स है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट एंड देयर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है? सीधी देयर एंड देन वी विल गो फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो झट से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको इरेज करते हैं। सटोरी सेल का सब फंक्शन तो करवा दिया था ना पिछले दिन मैंने, सटोरी सेल का सब फंक्शन करवा दिया था, अच्छी बात है। हाँ 7 फंक्शन एक्सप्लेनेशन तो करवा दिया था ना। अरे ये क्या हो रहा है अभी? एक्चुअली ठंड का टाइम है ना, ये बोर्ड पकड़ लेता है, ये इंक जो है, अरे बोर्ड पकड़ रहा है। गर्मी लग रहा है। तुम लोगों को ठंड लग रहा है? आज तो गर्मी है। भुवनेश्वर ठंडा लग रहा है? बहुत ठंडा लग रहा है? ओ नो सर बोला, चलो ठीक। और इधर उज्जैनी को पूछो, बोलेगी कि हाँ सर बहुत ठंड लग रहा है, तबीयत एकदम खराब है। हाँ, और एक खास के बता दिया कि आप मुझसे पूछिए ही मत। भागोलोकी को पूछो, भागोलोकी बोलेगी बाप रे जितना ठंड है मेरा नींद ही नहीं टूटता, तो क्या क्लास कैसे करेंगे? इतना अच्छा फैसिलिटेट कर दिया अपने ऑनलाइन क्लासेस का, मैं तो उसी का फैसिलिटी लूंगा जो कभी कभी अभिनंदन भी करता है। हाँ, सुबह उठ के फिर आना पड़ता है, ट्रेन पकड़ना पड़ता है, कितना मेहनत है बोल। अरे मेहनत तो है, इसमें शर्म की क्या बात है? বাড়িয়া পরে টায়ার্ড হয়ে যাস, হ্যাঁ সেটাও ঠিক কথা, তুই একটু থাকিস দূরে না, कंपैरेटिवली এদের সবার থেকে দূরে থাকিস তুই। केनेथ कैसा है तू? ऐसे करके होगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई का स्पीड बढ़ाया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, बिकॉज कितना तुमने थ्योरी पढ़ा उससे रिजल्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके रिजल्ट आएगा, है ना बेटा? तो क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से सॉल्व करना होगा। उम्मे मैडम कुछ बना रहा है क्वेश्चन दिन भर, 3 सब्जेक्ट पर डे मिनिमम, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन, जूलॉजी बॉटनी ऑल्टरनेट, करते रहो। কিরে তোর কি খবর? ঠিকঠাক ঠিকঠাক আমি জানি না, ওইসব আমি বুঝি না, আমি একটা জিনিসই বুঝি, আমার তো জানিস আমি কত ভালো লোক, हर किसी को पता है ना? देश के कोने कोने में पता है। हाँ, I told you all the secretions of the seminal vesicles, prostate, corpus
along with spermatozoa that constitute the semen. But seminal plasma does not include the spermatozoa along with the secretion of prostate and corpus. It is only the secretion of seminal vesicles. बताया था मैंने. इसमें क्या है? ठीक है ना? ये आंसर तो पता है हर किसी को. चलिए next. We'll go for the structure of the mature spermatozoa. मैं बहुत क्रिटिकल हूं इस चीज को लेके. ये एक्स्ट्रा मैंने बनाया, ये एनसीईआरटी में नहीं है. अब देखिए, दिस इज द हेड, दिस इज द हेड, दिस इज द मिडल पीस, preferably called the engine room. This is the flagella. Here goes the neck. Now this is the nucleus. NCERT में लिखा हुआ है. This is the acrosome. And this one is the projection of the cytoplasm called the glia capitis. ये NCERT में नहीं है, लेकिन मॉड्यूल में है. पुराना जो मॉड्यूल है उसमें है. अच्छा, this is a cylindrical structure around which spirally coiled mitochondria is attached. This cylindrical structure is called the Nebenкern. Nebenкern. It's a cylindrical structure around which spirally coiled mitochondria is attached. हो गया. Next, this is the spirally coiled mitochondria. और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है spirally coiled mitochondria, और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि mitochondria and Golgi apparatus are the only two cell organelles which are pleomorphic, मतलब have variable shape. माइटोकॉन्ड्रिया का नॉर्मल शेप तो ये नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है ये. इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया and Golgi apparatus are the two cell organelles which are pleomorphic in nature. Pleomorphic का मतलब having variable shape, having
वेरिएबल शेप, सेम फंक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस जगह पे प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया विल प्रोवाइड एनर्जी एंड देयरफॉर दैट रीजन इज कॉल्ड द इंजन रूम। इसको इंजन रूम कहने का मतलब, ये अगर एजर्शन है, इसका रीजन क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट विच इज स्पाइरली कॉइल्ड, तो वो भी लिख देते हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स एनर्जी, देयरफॉर प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। दिस इज द फ्लैजेला। फ्लैजेला में ये जो शीथ है, इट्स अ शीथ covering the flagella. It is a sheath covering the flagella, the part of flagella, a part of flagella, covering a part of flagella, and this sheath is called the axoneme, called axoneme. अब देखिए ध्यान से, ये एक्सोनिम शुरू होता है बॉडी से। ये क्वेश्चन मैंने देखा कुछ दिन पहले, इसीलिए मैंने इसको मार्क किया और आपको बता रहे हैं भाई डियर कि एक्सोनिम का शुरुआत होता है बॉडी से। देखो, और बॉडी का ये जो स्ट्रक्चर है, ये है ब्रेन ऑफ द फ्लैजेला। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं द ब्रेन ऑफ द फ्लैजेला। वो डिटरमाइन करता है कि किस दिशा पे फ्लैजेला को जाना चाहिए। एम आई क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द ब्लेफेरोप्लास्ट। आप लोग एक्चुअली ब्लेफेरोप्लास्ट, सेल में आपने ब्लेफेरोप्लास्ट सुना है? ओके, दैट बिहेव्स एज द ब्रेन ऑफ द फ्लैजेला। बहुत अच्छी बात है अगर सुना है तो, जनरली लोग कहते नहीं है। बिहेव्स एज द ब्रेन ऑफ फ्लैजेला। मैडम ने पढ़ाया? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बिहेव्स एज द ब्रेन ऑफ द फ्लैजेला, इट गाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला। समझे ना? अब जरा देखिए, एक्सोनिम जो है, दिस कवर्स, दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मिडिल पीस, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्पर्म। समझ में आया? और ये जो पीस है, देखो, दिस इज नॉट कवर्ड बाय द शीथ, नॉट कवर्ड बाय द शीथ, and this is called the end piece. This is called the end piece. तो हो गया, इट्स कॉल्ड द एंड पीस। और ये जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये नेक के नीचे, दिस इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रियोल रहते हैं स्पर्म में। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दिस इज कॉल्ड द डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, एंड इसको कहते हैं रिंग सेंट्रियोल, रिंग सेंट्रियोल, ठीक? That is called the ring centriole, and this is the cytoplasmic sheath covering, this is the cytoplasmic sheath in the body. देख, this is called manchet. এটাকে বলে manchet, M-A-N-C-H-E-T-T-E, manchet. It's a cytoplasmic sheath in the body. So that is called manchet, M-A-N-C-H-E-T-T-E, manchet. ठीक है? तो these are the different structures which are present. हो गया? हाँ बोलो। सेंट्रोमियर, हाँ सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल से क्या बनता है? द बेजल बॉडी ऑफ द फ्लैजेला। बेजल बॉडी बनेगा तो फ्लैजेला बन सकता है। तो फ्लैजेला बनने के लिए बेजल बॉडी चाहिए, उसके लिए सेंट्रियोल चाहिए। फ्लैजेला बन चुका है, लेकिन फ्लैजेला को एक्टिव रखने के लिए हमेशा एक मोटर सिस्टम होता है फ्लैजेला में, उसको क्या काबिल बनाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का प्रेजेंस दैट ऑलवेज एक्टिवेट्स दैट मोटर सिस्टम। विदाउट दैट मोटर सिस्टम फ्लैजेला विल नॉट मूव। ठीक है? तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर स्पर्म। इसके बाहर स्पर्म के स्ट्रक्चर में और कुछ नहीं है। 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, उसके बारे में मैं साइड में करता हूं, उसके बारे में बाद में भी बात करेंगे। फिर भी एक चीज देखिए, ये अगर स्पर्म है,
ये अगर स्पर्म है तो चलो ये तो ठीक है, ये तो हो गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ऑन द स्पर्म हेड देयर इज अ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट एंड देयर इज अनदर थिंग, there is an antibody that is present on the sperm head. There are two things, one is the protein, the other is the antibody. So this is a protein present on the sperm head called ZP3. It's a protein, it is a protein present on the sperm head, which identifies and confirms the sperm of the same species. तो सेम स्पीशी अगर है तो सेम स्पीशी का स्पर्म अगर आया उसको कंफर्म करेगा this one, that is ZP3 protein. Number 2, this is an antibody which is present on the sperm head. So this is an antibody present on the sperm head, and this antibody is called anti-fertilizin, और इसका और एक नाम है disintegrin. It actually undergoes एक agglutination reaction with the antigen present on the ovum. Ovum में zona pellucida के ऊपर there is an antigen that is present that is called integrin or fertilizin. तो anti-fertilizin and fertilizin का interaction होगा and thereafter एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा that is called the formation of the fertilization cone or the cone of reception. तब जाके स्पर्म एंटर करेगा, जब तक ये इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक एंटर नहीं करेगा. तो सबसे पहले ZP3 will confirm the sperm of the same species, and number 2, fertilizin of the ovum will interact with anti-fertilizin of the sperm, and this antigen antibody reaction is called agglutination reaction, and thereafter the sperm will enter into the ovum. उससे पहले स्पर्म एंटर नहीं करेगा. तो परमिशन चाहिए. देयर आर 2 लेवल ऑफ परमिशन दैट आर रिक्वायर्ड. नंबर 1 by ZP3, नंबर 2 by this fertilizin or anti-fertilizin and fertilizin interaction. समझ में आया? तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो, है ना. तो ये हो गया. और इस स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म में सीमेन में कितने काउंट ऑफ स्पर्म है उसके बारे में भी बात करनी होगी. तो टोटल काउंट ऑफ स्पर्म इन सीमेन एनसीईआरटी में लिखा है 200 से लेके 300 मिलियंस पर इजैकुलेशन. इट इज गिवन देयर. तो 200 से लेके 300 मिलियंस पर इजैकुलेशन हो गया. और अगर पर इजैकुलेशन देयर आर अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑफ सीमेन, तो इसको 5 से डिवाइड करके पर ml ऑफ सीमेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि देखिए 200 से 300 मिलियंस पर इजैकुलेशन, तो देखिए अप्रोक्सीमेटली 5 ml of semen is ejaculated per ejaculation. 5 ml of semen is ejaculated at one time. तो सोचिए अगर 5 ml of semen, तो इसको 5 से डिवाइड कीजिए. देयरफॉर मान के चलिए कि 40 से लेके 60 मिलियंस ऑफ स्पर्म पर ml ऑफ semen. समझ में आया? ये तो टोटल इजैकुलेशन का कैलकुलेशन है, ये पर ml का कैलकुलेशन है. ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा. पर ml से सवाल पूछा गया या पर इजैकुलेशन से सवाल पूछा गया. इन बोथ द केसेस बोथ आर इंपॉर्टेंट, वेदर फॉर पर ml, वेदर फॉर पर इजैकुलेशन. बोलो तातरी, वेदर फॉर पर ml, वेदर फॉर पर इजैकुलेशन, है ना. समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? तो ये जो है, अब इसमें से 60%, सॉरी देखो, इसमें से 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज. तो इसमें से आउट ऑफ दिस, माय डियर, आउट ऑफ दिस, ऐसा नहीं है कि टोटल, आउट ऑफ दिस 60% should have normal morphology. नॉर्मल मॉर्फोलॉजी मतलब नॉर्मल शेप एंड साइज. जो लिखा है शेप एंड साइज मतलब मॉर्फोलॉजी. एंड आउट ऑफ दिस 60%, ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ दिस 60%, एनसीईआरटी उस तरह से नहीं लिखा है. इसका जो 40% है शुड हैव विगोरस मोटिलिटी. एनसीईआरटी का लाइन शुड. अब वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, विगोरस मोटिलिटी. अब वैल्यू कैलकुलेट करिएगा बेटा. इसमें देखिए 40 to 60 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन लिखा गया है. इसका 60% कैलकुलेट करिए, दैट विल बी पर ml विथ नॉर्मल मॉर्फोलॉजी. और उसका 40% कैलकुलेट करिए,
that should be per ml vigorous motility. समझ में आ गया आपको? Very much in the same way, my dear. अगर टोटल इजैकुलेशन के हिसाब से करोगे तो 200 से 300 मिलियंस का ही 60% करो, जो वैल्यू आता है उसका 40% करो. Got it? तो ये वैल्यूज याद रखना पड़ेगा बेटा. एंड यू शुड राइट द वैल्यूज देयर इन एनसीईआरटी. देख लेना है कि कौन सा वैल्यू एग्जाम में पूछा है, पर एमएल पूछा है या पर इजैकुलेशन पूछा है. मेरे जैसा खराब इंसान अगर होगा तो पर एमएल भी पूछ सकता है. गॉट इट ना? तो हमेशा याद रखिएगा whether the question is given per ml or per ejaculation. बच्चे तो नहीं है गलो को. एस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया, पॉलीजूस्पर्मिया. नंबर 5 नेक्रोजूस्पर्मिया. 6 एस्थेनोजूस्पर्मिया. नंबर 7 टेराटोजूस्पर्मिया. That's it. समझे? That's it. तो ये जो हमने करा उसमें सबसे पहले देख एस्पर्मिया लिखा है, एस्पर्मिया लिखा है. तो एस्पर्मिया नाम देख के लग रहा है कि देयर इज नो स्पर्म इन सीमेन, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर नो स्पर्म इन सीमेन होगा दैट विल बी एजूस्पर्मिया. एस्पर्मिया ये जो टर्म है इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू सीमेन. समझ में आया? सो एस्पर्मिया का मतलब है, सुन लीजिए, इट इज नॉट रिलेटेड टू स्पर्म, इट इज एब्सोल्युटली रिलेटेड टू सीमेन. तो एस्पर्मिया किसको कहते हैं? फेलियर ऑफ प्रोडक्शन और एमिशन ऑफ सीमेन. तो इसका स्टेटमेंट होगा फेलियर ऑफ प्रोडक्शन और एमिशन ऑफ सीमेन नॉट स्पर्म. এটা ভুল হয়, ये गलती होता है, 100% मिस्टेक. अगर 30 लाख एग्जाम में नहीं होगा तो ओनली टॉप 50 ही आंसर कर सकते हैं. हालांकि 50 बच्चे आंसर करेगा तो बहुत बड़ी बात है. समझे ना? तो एस्पर्मिया. एजूस्पर्मिया क्या है? एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन. तो सॉरी, एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन. ये हो गया. ओलिगोजूस्पर्मिया आपको पता है कि नंबर कितना? लेस देन. तो स्पर्मेटोजोआ काउंट, स्पर्म काउंट इज लेस देन 200 मिलियंस पर इजैकुलेशन कह सकते हो, या तो लेस देन 40 मिलियंस पर एमएल ऑफ सीमेन, कुछ भी कह सकते हो. पॉलीजूस्पर्मिया स्पर्म काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 350 मिलियंस पर एमएल पर इजैकुलेशन. सॉरी, ठीक है. नेक्रोजूस्पर्मिया, नेक्रोसिस माने डेड, द स्पर्म्स आर डेड और मोशनलेस. समझे ना? तो नेक्रोजूस्पर्मिया तो ग्रेटर देन
greater than 50% sperms are dead or motionless. And asthenospermia, asthenia माने कि मतलब asthenia माने weakness of movement, weakness of movement है ना, जो तुम लोगों का सुबह नींद से उठने के टाइम होता है. So that is weakness of movement, that is called asthenia. ये जो टर्म है my dear, asthenia, इसका मतलब है weakness of movement, weakness of movement. तो ये asthenospermia मतलब लेस देन, अच्छा कितने परसेंट स्पर्म हैज विगोरस मोटिलिटी? 40%. तो लेस देन 30% स्पर्म हैव विगोरस मोटिलिटी. समझे ना? तो लेस देन, चलो 40% ही लिखो, हैव vigorous motility. And teratozospermia, less than 50% sperm have normal shape and size. So 60% चाहिए normal के लिए, less than 50% sperm have normal. अच्छा, necrosospermia होती है greater than 70% sperm dead or motionless. Less than 50% sperm have normal shape and size, माने morphology. समझे? These are the 7 terms which are related to sperm. इसके बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. This is enough. देख लीजिए, तो स्पर्म के बारे में इसके बाहर और कोई डिस्कशन है नहीं. स्पर्म का स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए, और ये जो एडिशनली 2 चीज मैंने कराया ये भी देख लीजिए. और एक चीज बताना है मुझे, एक्चुअली ये टोटल स्पर्म जो है ना, इसको एक लिपिड शीट से कवर किया होता है. ये एक शीट से कवर्ड होता है माय डियर. टोटल स्पर्म ये दिखाता नहीं है, लेकिन दिस इज द लिपिड शीट कवरिंग द एंटायर स्पर्म. ये बाद में हम लोग स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे कि स्पर्म का ये जो टोटल कवर है, इट्स लाइक अ जैकेट अराउंड द स्पर्म. समझे ना? एक वो शीट भी रहता है ड्यूरिंग स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो शीट को वो निकाल देता है बिफोर फर्टिलाइजेशन. बुझते पारছো? तो इसीलिए ऑल द एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स जो करना था, जैसे ZP3 एंड डिसइंटीग्रिन या तो एंटी फर्टिलाइजिन, ये भी मैंने बता दिया, वो भी बता दिया. एक चीज बताना है, लिखना है एक्चुअली. तो एक चीज देखिए, इंटरैक्शन बिटवीन एंटी फर्टिलाइजिन और डिसइंटीग्रिन एंड फर्टिलाइजिन और इंटीग्रिन है ना, ये जो इंटरैक्शन है, this interaction is called agglutination reaction. बताया था मैंने, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन है, agglutination reaction. तो ये अगर agglutination reaction है my dear students, and this agglutination reaction will help in the formation of the fertilization cone or the cone of reception. So it helps in the formation of, results in the formation of the fertilization cone, which is also called the cone of reception. Cone of reception. Actually किरकम है, picture goes like this my dear. ये suppose zona pellucida, ठीक है, ओवम है, और ये स्पर्म है. ये जो कोन ऑफ रिसेप्शन होगा, ये इंटरैक्शन के बाद एक एसोसिएशन होगा ऐसे. एक्चुअली एक टू जस्ट होल्ड ऑन. तो ये जो स्पर्म है, अब ठीक है, ये जो स्पर्म है, इसके ऊपर ये जो इंटीग्रिन, और इधर देखो डिसइंटीग्रिन, ये जो है, अब इसके वजह से एक इंटरैक्शन हो रहा है, एंड दिस इंटरैक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइजेशन कोन. दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन कोन. इसके बारे में शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा. ये फर्टिलाइजेशन कोन जब तक नहीं बनेगा, तब तक ये इंटरैक्शन इस तरह से नहीं होगा, तब जाके स्पर्म पेनिट्रेट करेगा. गॉट इट? So this is the formation of the fertilization cone or the cone of reception. This is agglutination reaction. बाद में सब बताएंगे बेटा, टेंशन नहीं है, सब बताएंगे. स्प्लिट फॉर्म इंटर करेगा, फिर एक्रोसोम जोनालाइसिन रिलीज करेगा, जिसका और एक नाम है एक्रोजिन. फिर उसके बाद रिलीज करेगा, तब जाके इसको पेनिट्रेट करेगा, परफोरेट करेगा. उसके बाद होता है बेटा, इसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शंस होते हैं. समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को माय डियर स्टूडेंट्स? देख लीजिए,
बच्चे का तबीयत खराब होकर मैं डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। ওরা খাওয়া দাওয়া করিস না, অসুস্থ সব। एस्थेनिया माने वीकनेस ऑफ मूवमेंट, अब सोच लीजिए। हाँ जी बोलो, डेफिनेटली हाँ बोलो। কি বলবো, কিচ্ছু না। যখন एग्लूटिनेशन रिएक्शन হবে हेड ऑफ द स्पर्म विद द जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवम, तब जाके एक रिसेप्शन का एक माने एक प्रील्यूड बनेगा फॉर रिसेप्शन, एंड देन द एक्रोसोम विल रिलीज जोनल लाइसिन। उससे पहले नहीं। पहले ZP3 कंफर्म करेगा कि सेम स्पीशी का स्पर्म है, फिर वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा, फिर वो जकड़ के रहेगा, फिर एक्रोसोम रिलीज करेगा एंजाइम। ওই স্ট্রাকচারের পরে স্ট্রাকচার হবে, एक्रोसोम रिलीज করবে, পরে পড়াবো ওটা। इसके बाद होगा एक्रोसोम रिलीज करेगा जोनल लाइसिन, इसको परफोरेट करके फिर एक्रोसोम माने स्पर्म उसके ब्लॉक करेगा, जोना पेलुसिडा के ऊपर बैठ जाएगा। अभी तक बैठा नहीं है। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছিস এটা কি বললাম? এটা কিছুই না, এটা একটা তোর অ্যাগ্লুটিনেশন রিঅ্যাকশন প্রথমে হবে, দেন দ্য স্পার্ম উইল বিকাম অ্যাক্টিভেটেড টু रिलीज द एक्रोसोमल मटेरियल्स, ना होले एक्रोसोमल मटेरियल रिलीज नहीं होगा। ठीक है, चलिए बताइए कोनटा सेपरेट स्ट्रक्चर? नो, इट्स नॉट अ सेपरेट स्ट्रक्चर, दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द स्पर्म एंड द ओवम। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट और एक चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। आज इंट्रोड्यूस करके चले जाते हैं, कल डिस्कस, कल नहीं, अच्छा बोल देना कि स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा देने को, उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है माय डियर स्टूडेंट्स, द फंडामेंटल डिफरेंस, एक बार एनसीईआरटी देख बाबा। द ठीक है पता है, पेज नंबर 49 देख एक बार। तो 49 देख, নতুন বই হলে হ্যাঁ 33 না, তো নতুন বই তোর, পুরনো বইটা নেই, বাড়িতে থেকে কি হবে? কি বললাম? হ্যাঁ, the fundamental difference between এই ওখানে দেখতে বলেছি, এদিকে তাকা। The fundamental difference between spermatogenesis and oogenesis is spermatogenesis puberty से शुरू होता है, whereas oogenesis starts long before birth. oogenesis fetal life में शुरू होता है approximately 20th week of gestation, माने 5 मास। नंबर 2, spermatogenesis में देखिए 2 स्टेप में डिफरेंशिएशन हो रहा है, फर्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप। ठीक है, बट oogenesis में केवल और केवल पहला स्टेप में डिफरेंशिएशन होता है। Am I clear? अब स्पर्मेटोजेनेसिस जब देख रहे हो, देखो ये जो ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया ए, और वो स्पर्मेटोगोनिया सेकंड जो 2 स्पर्मेटोगोनिया बना है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया बी। एंड देन व्हाट हैपेंस इज द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्मेटोसाइट्स। समझ में आया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट समझ में आया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोटिक डिवीजन 1 में गया, तो 2 ब्लू कलर का चीज देख रहे हो, दैट इज द इंटरमीडिएट ऑफ मियोसिस, उसको नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, उसका कोई नाम हम लोग नहीं देंगे। क्लियर? जो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया? उसके बाद मियोसिस 1 is completed and you get the secondary spermatocyte, and thereafter the second meiotic division completes to give you the spermatid, and spermatid undergoes differentiation again to give you this spermatozoa। ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है ना, इसके बारे में कोई भी पढ़ा देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें 3 चीज है, MGM है ना, तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज, 3 टाइप्स ऑफ फेज होता है। पहला फेज बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इट इज द मल्टीप्लिकेशन फेज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये बनना है ग्रोथ फेज, एंड आफ्टर दैट इज द मैच्योरेशन फेज। समझ में आ गया कि बोललाम? बुझते पारली? सो दीज आर द 3 फेजेस। मॉड्यूल में ये फेजेस का नाम से दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको मॉड्यूल से भी आप रेफर कर सकते हो। बता हाँ, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन दोनों हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 16 होगा, लेकिन एक ही दिखा है ना, तो 4 है। समझ में? सेकेंड मुझे चीज की बोल रहा, ठीक है। तो अगर दो स्पर्मेटोगोनिया बी कंसीडर करोगे, तो दोनों से कैलकुलेट करो कितने सारे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। বুঝতে পেরেছিস? একখানা করেছে বলে 4খানা করেছে, একখানা দেখ, বুঝে গেছিস? বাহ। হ্যাঁ, প্রথমে হচ্ছে তোমার মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ, তারপরে গ্রোথ ফেজ, তারপরে ম্যাচুরেশন ফেজ, 3টে ফেজ আসে। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट থেকে সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট, দ্যাট ইজ গ্রোথ ফেজ, সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট থেকে স্পার্মাটোজোয়া, দ্যাট ইজ দ্য ম্যাচুরেশন ফেজ। হ্যাঁ, ম্যাচুরেশন ফেজ। বুঝতে পেরেছো?
না, ভুল বললাম। স্পারম্যাটোগোনিয়া থেকে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট হচ্ছে তোমার মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ, তারপরে গ্রোথ ফেজ হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট থেকে স্পারম্যাটিড, মানে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে স্পারম্যাটিড, स्पर्मेटिड থেকে स्पर्मेटोजोआ হচ্ছে मैच्योरेशन फेज। বুঝতে পেরেছো? तो ग्रोथ उधर नहीं है, मैच्योरेशन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो तो मैच्योरेशन फेज है। लास्ट स्टेप जिसको जिसको आप स्पर्मियोजेनेसिस कहते हो, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड। तो दैट इज एक्चुअली द मैच्योरेशन फेज, दैट इज व्हाट इज रिटन एज डिफरेंशिएशन। বুঝতে পারলি? একবার গিয়ে মডিউলটা দেখবি। থ্যাংক ইউ।